स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट का वो प्रैक्टिस सेट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम से यहाँ पे क्यूआर को स्कैन करके जुड़ जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज इसके वीडियो में सीडीपी का 30 क्वेश्चन को पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको नोटिफिकेशन या पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन के सामने। 2021 का हम लोग पीवाईक्यू को एनालिसिस कर रहे हैं एक बार। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ब्लूप्रिंट क्या होता है? किसी भी प्रश्न पत्र को निर्माण करने का एक क्या है, प्रारूप है। तो ब्लूप्रिंट किस में से इसमें से किसका घटक है? तो परीक्षण अंकन का होगा कि परीक्षण प्रश्न का कि परीक्षण वैधता का कि परीक्षण निर्माण का। तो जो भी क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है उसके लिए ये होता है, ठीक है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन, वो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये उत्तर परीक्षण निर्माण। तो प्रश्न पत्र निर्माण में क्या होता है? ब्लूप्रिंट का काम होता है, उसी को ब्लूप्रिंट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विकास की पूर्व संचालन चरण। पूर्व संचालन चरण का मतलब क्या हो जाएगा? विकास की पूर्व संचालन चरण का मतलब हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो पियाजे का जो 4 सिद्धांत दिया गया है उसी के बारे में ये प्रश्न है। तो स्किनर, कोहलर, पियाजे, ब्रूनर, तो किसने किसने दिया था? तो विकास की पूर्व संचालन चरण आपका पियाजे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पियाजे। ठीक है। तो पियाजे का जो संवेदी गामक अवस्था है, आपको पता है विकास का पियाजे का सिद्धांत। तो संवेदी गामक अवस्था जन्म से कहाँ तक है? तो जन्म से 2 वर्ष तक संवेदी गामक अवस्था है। और ये 2 वर्ष तक होता है संवेदी गामक, और 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष आपका होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संचालन चरण, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज इसी को कहते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, वस्तुओं को छू करके और उसको अपना खुद का कॉन्सेप्ट बनाना सीख जाता है, उसको समझने का। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बच्चे मूर्त और उसको अनुभव द्वारा करके ठोस वस्तुओं को क्या करता है, वो करके सीखने का प्रयास करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15, ये तो 4 अवस्थाएं पियाजे का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सॉरी ये पियाजे के अनुसार क्या है? तो बुद्धि नई परिस्थितियों के प्रति मानसिक अनुकूलन की योग्यता है। तो बुद्धि क्या है? नई परिस्थितियों के प्रति मानसिक अनुकूलन की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। और विकास की 4 स्थितियां या चरण, तो अकॉर्डिंगली पियाजे। तो संवेदी प्रेरक काल आपका सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, यानी कि बच्चा इसमें सेंसेस के थ्रू क्या करता है, सीखता है 0 से 2 वर्ष में। अब पूर्व संक्रिया काल प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल। तो जब बच्चा 2 से 7 साल रहता है क्या करता है? तो बचपन में बच्चा कोरे कागज के समान होता है, और जब जैसे 2 से 7 वर्ष यानी कि प्राथमिक विद्यालय में जाता है तो बच्चा चलना, बैठना, उठना, ठीक है, वस्तुओं को समझने का प्रयास करता है। मूर्त संक्रिया काल क्या है? 7 से 11, इसी में गुड्डा गुड्डी को क्या करता है, बना करके खेलना। 2 से 7 साल के बाद 2 से 7 साल में गुड्डा गुड्डी का खेल खेलता है, और 7 से 11 के बाद क्या करता है, वो मूर्त चीजों को देख करके सीखता है। और औपचारिक क्या होता है, अमूर्त, यानी जैसे बच्चा क्या होता है, 11 साल से ऊपर होता है, 12 साल का बच्चा होता है तो क्या करता है, कॉन्सेप्ट को वो खुद संबोध को समझता है औपचारिक रूप से, यानी कि अमूर्त रूप से गणित के औपचारिक सवालों को सॉल्व करने लगता है। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक जरूरी है? तो लर्निंग के लिए क्या जरूरी है? तो लर्निंग के लिए आपको जरूरी क्या है? निर्देश जरूरी है, इंस्ट्रक्शन जरूरी है, कि परिपक्वता, की रुचि, की अभिप्रेरणा। तो अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आप अधिगम नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अभिप्रेरणा। नेक्स्ट देखिए, शैशव काल। शैशव काल का मतलब क्या जाएगा, इन्फेंसी। क्या जाएगा, इन्फेंसी। तो देखिए जो डॉक्टर अर्नेस्ट है उनके अनुसार विभाजन है विकास की अवस्थाओं का 4 भाग में: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो शैशव काल क्या है, 15 साल तक, जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। तो बताएंगे शैशव काल। तो शैशव काल का समय क्या है? तो शैशव काल का आपका समय है जन्म से 2 वर्ष। क्या है, जन्म से 2 वर्ष शैशव काल को माना जाता है। बालक 2 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, माता पिता पर क्या होता है, पूर्णतः आश्रित होता है।
ठीक है। और बालक के अंदर क्या होता है, तो जन्म से 2 वर्ष क्या है, पियाजे का सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज में रहता है बालक, तो उस टाइम सेंसस के थ्रू सीखता है। लेकिन देखिए ये तो डॉक्टर अर्नेस्ट के अनुसार जन्म से 6 वर्ष है, लेकिन जो 2021 में हुआ था तो पीएनपी ने इसको क्या माना था, जन्म से 2 वर्ष शैशवकाल माना था। ठीक है। तो देखिए वैलेंटाइन ने, जो मनोवैज्ञानिक वैलेंटाइन है, वो सीखने का आदर्श काल शैशव काल को कहा है। कभी कभी ये सब प्रश्न भी पूछा गया जो इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आपको उसमें जो संभावित प्रश्न है उस संभावित प्रश्न को मैंने यहाँ पर के डिनोट करके आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल, आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग इसको कहते हैं। जीवन का महत्वपूर्ण काल भी शैशव काल को कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ। ठीक है, ये डीएनए आरएनए का, ये देखिए डीएनए का सैंपलिंग स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दे दिया है कि जीवन का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ। तो शैशव काल का समय आपका जन्म से 2 वर्ष है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए समझ लेते हैं यहाँ पे, बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार 4 भागों में विभाजित किया गया है। शैशवावस्था को इन्फेंसी कहते हैं। देखिए इंग्लिश मैंने इसलिए दिया है ताकि कुछ लोग इंग्लिश वालों मीडियम को थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में, इसीलिए इन्फेंसी को हम लोग शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष, लेकिन पीएनपी ने शैशव काल को 2 वर्ष माना है। बाल्यावस्था चाइल्डहुड 6 से 11 या 12 वर्ष। बाल्यावस्था क्या है, बच्चे का अनोखा काल है, सब लोग चाहते हैं कि हम फिर से बाल्यावस्था में चले जाएं। किशोरावस्था या एडोलेसेंस 12 से 18 वर्ष है। एडोलेसेंस क्या है, 12 से 18 वर्ष है। इस टाइम मानसिक तनाव तूफान, स्टैनले हॉल ने कहा था, ये क्या है, तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था है। किशोरावस्था क्या होता है, एडोलेसेंस वही होता है जिसमें बच्चा क्या होता है, खुद का क्या करता है, एक इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान समाज में लाना चाहता है अपना, कि सम्मान के लोग, समाज के लोग उसको इज्जत दें। तो ये किशोरावस्था में उसकी आकांक्षाएं होती हैं ऐसी। प्रौढ़ावस्था तो समझते हैं 18 वर्ष के बाद तो प्रौढ़ावस्था होता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 5वां है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ उपलब्ध करवाना कहलाता है। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ, देखिए चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने, आप लोग वीडियो रोक करके भी देख सकते हैं। चिंतन, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण है ये, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना। तो बताएंगे, चिंतन मतलब थिंकिंग, स्मृति मतलब मेमोरी, प्रत्यक्षीकरण और कल्पना इमेजिनेशन। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। अगर आपके पास कुछ पहले से अनुभव है, जैसे आप मान लीजिए आप पहाड़ों पर घूमने गए हैं, तो पहाड़ों पर घूमने के बजाय आपने क्या क्या सीखा है, क्या क्या देखा है, उसको आपने आंखों जो देखा है उसका वर्णन करते हैं, तो वो संवेदना ही तो है। संवेदना कैसे, आप अपने आंखों के थ्रू, हाथों के थ्रू, वो संवेदी, ये सेंसरी अवस्था, सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो आपको महसूस करवाते हैं और आप सीखते हैं, और सीख करके आप अपने घर में दोस्तों में बताते हैं, तो वही प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सीखने के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो प्रयास एवं भूल यानी कि ट्रायल एंड एरर, इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर, यानी कि ट्रायल करो और गलतियां करो और उससे सीखो। गेस्टाल्ट का है, थार्नडाइक का है, पावलाव का है, कोहलर का है। तो सीखने के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, 6वां का उत्तर बताएंगे। तो बताएंगे सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का थार्नडाइक का। ये तो इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बहुत से हो जाएगा। थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए, यानी कि सेकेंडरी लॉस दिए हैं। और थार्नडाइक ने क्या किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था। देखिए मैंने जो थार्नडाइक से पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं सारे को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था, इसीलिए देखिए थार्नडाइक का बिल्ली प्रयोग, इसी को ट्रायल एंड एरर विधि द्वारा सीखना कहते हैं, परीक्षण और त्रुटि द्वारा सीखना। पहले क्या किया जाएगा, बिल्ली को इस देखिए इसमें बंद किया गया है और बाहर खाना रखा गया है। तो भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में क्या किया गया है, रखा गया। ये हमारा पजल बॉक्स है, इसमें भूखी बिल्ली को रखा गया है। बिल्ली बाहर निकालना चाहती है और ये मछली रखा है, इसको खाना चाहती है। यानी कि बिल्ली क्या करना चाहती है, गलती करे। बिल्ली बाहर के खाने को भूख लगा कहीं न कहीं पेट अपना भरने का प्रयास करेगी, तो कैसे करेगी, उसको खोलने का प्रयास करेगी, तो वही क्या है, ट्रायल करेगी। और जब ट्रायल करेगी तो खुलेगा नहीं। देखिए यहाँ पे बिल्ली बाहर निकलने के लिए इधर उधर क्या करती है, कोशिश करती है, यानी कि ट्रायल करती है, कोशिश करती है कि कहाँ से ताला मिल जाए और मैं इसको खोलूँ और खा जाऊँ। कूदेगी, पंजा मारेगी, म्याऊ म्याऊ चिल्लाएगी, वहीं पे यहाँ वहाँ करेगी, यानी कि यादृच्छिक क्रियाएं। ठीक है, आर्बिट्रेरी एक्शंस करेगी ये बिल्ली, इसको देख करके। संयोगवश बिल्ली क्या करेगी, गलती से बिल्ली क्या करेगी, लीवर को
खोल देगी, दबा देगी, और जब दबाएगी तो लीवर दबाते ही दरवाजा खुल जाएगा और बिल्ली इसको, मछली को खा जाएगी और अपना पेट भर लेगी। यानी कि बिल्ली ने ट्रायल किया, अगर ट्रायल बिल्ली नहीं करती, नहीं कूद या फांदती, नहीं इधर उधर एक्शंस लेती, तो कैसे बिल्ली बाहर आती, खोल करके नहीं आ पाती। तो संयोगवश बिल्ली लीवर को दबा देती है और लीवर दबते ही दरवाजा खुल जाता है। बिल्ली बाहर निकलकर भोजन खाती है और अभ्यास के साथ बिल्ली सीधे लीवर दबाकर बाहर निकलती है। अब कम समय में सही क्रिया करती है। तो निष्कर्ष क्या निकला? तो प्रैक्टिस के साथ सही प्रतिक्रिया। अगर बिल्ली इधर दबाती इधर, तो थोड़ी रास्ता खुलता। तो प्रैक्टिस के साथ सही प्रतिक्रिया, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा प्रतिक्रिया देंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा प्रतिक्रिया देंगे सही डायरेक्शन में तो लीवर को दबाना सीख ली जाती है और गलत प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या है? तो ट्रायल एंड एरर की विधि पर आधारित है। थार्नडाइक का बिल्ली प्रयोग ट्रायल एंड एरर पर आधारित है। देखिए, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीखना धीरे धीरे होता है। जैसे बिल्ली पहले देखी कैसे इसको खाऊंगा, फिर उसने बिल्ली को कुंजी को दबाई और खोली, तो ये धीरे धीरे खोली। तो सही प्रतिक्रिया भोजन संतोष से जुड़ने पर मजबूत होती है, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट इसको कहते हैं। अभ्यास से सीखना अस्थायी हो जाता है। जैसे आप लोग की बार बार शिकायत रहती है कि हमको ये प्रश्न नहीं आता, ये सब्जेक्ट नहीं आता, तो ये प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास से अस्थायी हो जाता है। ये थार्नडाइक का एक्सपेरिमेंट है। ये सब देखिए पजल बॉक्स है ये आपका। तो पजल बॉक्स में यहाँ पे यहाँ पे रस्सी रखा है, इसको रस्सी कहेंगे, ठीक है। ये रस्सी है, ये लीवर है, दरवाजा है, खाद्य पदार्थ बाहर रखा गया है। तो ये सब थार्नडाइक की बिल्ली का प्रयोग है। और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आपका थार्नडाइक इसके प्रतिपादक है, 1913 में दिए थे। अन्य नाम इसका क्या है? प्रयास एवं त्रुटि का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। बिल्ली इस खाने को देख रही है, अगर यहाँ पे मछली नहीं होता तो बिल्ली के मुंह में लार नहीं आता और बिल्ली को फाटक खोलने का दिमाग में विचार नहीं आता। तो बिल्ली को क्या कर रही है? उद्दीपन। उद्दीपक क्या है? यहाँ पे मांस है, मांस है मछली के, ये जो भी है। तो जो मांस है, मछली है, ये वो उद्दीपक है बिल्ली के लिए। और उस उद्दीपक को देख करके बिल्ली क्या करती है? दरवाजे का खोलना अनुक्रिया है, रिस्पॉन्स है। इसको क्या कहेंगे? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी कि एसआर थ्योरी कहेंगे। आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति मतलब क्या जाएगा? फ्रीक्वेंसी, बार बार रिपीट करना। तो बिल्ली क्या करती है? इसको रिपीट करती है। रिपीट कैसे करती है? लीवर को खोलती है और नहीं खुलता तो फिर बार बार प्रयास करती है। इसी को एसआर थ्योरी या आवृत्ति का सिद्धांत या बॉन्ड थ्योरी या संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। तो एग्जाम में दे देगा प्रयास एवं त्रुटि एवं सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? चारों ऑप्शन में से ये कोई एक दे देगा। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत। प्रयोग भूखी बिल्ली पर थार्नडाइक ने किया। उद्दीपक इसका मछली है, मछली को देख करके उसके मन में लालसा आती है कि हम फाटक खोलें और मछली को खा जाए, ठीक है। और इसको कौन बिल्ली को बार बार मछली खाने का प्रयास करता है? क्योंकि उसके अंदर ऐसी ड्राइव है, यानी कि चालक है, उसके अंदर एक भूख है खाने की, ठीक है। किसको? मछली को। तो भूख जो है क्या है? चालक है। भूख की वजह से ही वो फाटक खोलने का प्रयास करती है। औसत बुद्धि गुणांक वाले बच्चों का बुद्धि स्तर होगा 110 से 114, 90 से 109, 80 से 89, 70 से 79। तो बुद्धि आपको पता है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। आप किस न तरीके से सीख जाते हैं वही बुद्धि है। तो औसत बुद्धि क्या जाएगी? 90 से 109 हो जाएगी, एवरेज। तो जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने क्या किया था? बुद्धि लब्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जो स्टर्न है, विलियम स्टर्न, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक, ये बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिए थे, ठीक है। और आगे चलकर टर्मन ने इसका क्या किया? प्रयोग किया। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु, यानी कि मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100 कहते हैं। बुद्धि लब्धि के अनुसार बच्चों का वर्गीकरण मैंने यहाँ पे दिया। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, सामान्य औसत बुद्धि 90 से 109, और गिफ्टेड बच्चों का क्या था? प्रतिभाशाली, तो 140 या इससे अधिक होता है। भविष्य में ऐसी आशाएं हैं कि क्या होगा? 140, 500, 600 आईक्यू के क्या होंगे? मशीनें बनेंगी, या 120, 129 अति श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि 110, 119 हो जाएगा। तो औसत बुद्धि क्या हो जाएगा? 90 से 109 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 8वां। निम्नलिखित में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक है? चारों ऑप्शन है आपके पास, स्कीनर, वर्नर, थार्नडाइक, कैटेल। तो कौन सा तरल क्रिस्टलीय, यानी कि फ्लूइड, मोजाइक,
इसको क्या करेंगे, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। किसका, बुद्धि का। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या हो जाएगा, स्किनर ने, वर्नर ने, थॉर्नडाइक ने, कैटल ने। तो कैटल ने दिया था ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैटल ने बुद्धि का तरल प्रतिपादक के रूप में माना जाता है। देखिए बुद्धि के कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गाल्टन ने क्या कहा था, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। तो एफ गाल्टन ने कहा था इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब पहचानना, और लर्निंग मतलब सीखना। बकिंघम ने क्या कहा था, तो सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। ये किसने कहा था, बकिंघम ने। एग्जाम्स में ऐसे देता है कथन कारण, सॉरी कथन देता है, और उस कथन के जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, किन्होंने कहा था कथन को, वो उस कथन के कथनाकार को। तो टर्मन ने अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना बुद्धि है। तो आप लोगों से कोई कहे कि बुद्धि का परिभाषा बताओ, तो आप लोग बता सकते हैं, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू कैरी ऑन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। बर्ट के अनुसार बुद्धि सापेक्ष रूप से नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने की जन्मजात योग्यता है, सी बर्ट ने। तो इंटेलिजेंस इज द इनेट कैपेसिटी टू अडॉप्ट रिलेटिवली टू न्यू सिचुएशंस। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैंने आपको दोनों कर दिया है, अगर इंग्लिश मीडियम वाले लोग होंगे तो उनको भी समझने में आसानी होगी। अब बुद्धि की देखिए विशेषताएं क्या होती है। बुद्धि जन्मजात होती है, वंशानुगत होती है, अमूर्त चिंतन बुद्धि की विशेषता होती है। ठीक है, लिंग भेद रहित, ठीक है, लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है। ये कास्ट बेसिस पे बुद्धि भेदभाव नहीं करती, सबके अंदर बुद्धियां अलग अलग होती हैं। विभिन्न योग्यताओं का ग्रुप है। पिंटर के अनुसार बुद्धि का विकास जन्म से लेकर के किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है, यानी कि जन्म से लेकर के आपका किशोरावस्था के मध्यकाल, यानी कि मान के चलिए 12 से 15 साल तक। ये पिंटर का कहना है, ये एग्जाम में देता है, ये ऑप्शन आपको दे देगा पिंटर। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पिंटर दे देगा, और दे देगा किशोरावस्था के मध्यकाल तक चला रहता है, ये आपका कथन दे देगा। कठिनाई को डर करके परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करने का संगठन का काम बुद्धि का विशेषता है। अब देखिए बुद्धि के सिद्धांत क्या हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे बुद्धि के सिद्धांत दिए गए हैं। कौन कौन से हैं बुद्धि के सिद्धांत, तो बुद्धि को एक अखंड एवं अविभाज्य इकाई माना गया है। बी ने, टर्मन और स्टर्न ने प्रतिपादित किया था। एक खंड का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, बी ने, टर्मन और स्टर्न ने। ये एग्जाम्स में आपके यूपी टेट में आने की संभावना है, ऐसे आपका क्वेश्चंस देते हैं। द्विखंड का सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन जो है प्रतिपादक है। इनके अनुरूप इंसान में दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक सामान्य बुद्धि जैसे जनरल इंटेलिजेंस जो सब में होती है, और विशिष्ट बुद्धि स्पेसिफिक थ्योरी, यानी कि इसमें जी एंड यस थ्योरी, यानी कि जी से जनरल, एस से स्पेसिफिक, ये इस प्रकार की बुद्धि होती है। देखिए सामान्य योग्यता को विशिष्ट योग्यता से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, क्योंकि यह योग्यता सभी व्यक्ति में कम से या अधिक मात्रा में मिलती है, और यह योग्यता व्यक्ति में जन्मजात होती है। विशिष्ट योग्यता का संबंध विशिष्ट कार्यों से होता है, ये योग्यताएं अर्जित की जाती है। यानी कि विशिष्ट योग्यता जैसे मान लिया आपने मशीन बनाना सीख लिया, मोटरसाइकिल बनाना सीख लिया, घर बनाना सीख लिया, तो ये आपका विशिष्ट योग्यता हो जाएगा। और सामान्य योग्यता क्या है, जैसे उठना बैठना, खाना पीना, पढ़ने जाना, ये सब सामान्य योग्यता है। तो इस सिद्धांत को आधुनिक मनोवैज्ञानिक स्वीकार नहीं करते हैं। त्रिखंड का सिद्धांत यानी कि थ्री फैक्टर का सिद्धांत तो किसने किया था, तो थ्री फैक्टर का सिद्धांत आपका भी स्पीयरमैन ने भी किया था। तो द्विखंड का सिद्धांत प्रतिपादित करने के बाद उनको बुद्धि का एक और खंड बताया। स्पीयरमैन ने बुद्धि का एक और खंड बताया, ठीक है, और एक सामूहिक खंड नाम दिया। स्पीयरमैन ने इस खंड में ऐसी योग्यताओं का स्थान दिया जो सामान्य योग्यता से श्रेष्ठ और विशिष्ट से कम था। तो त्रिखंड में क्या है, तो जनरल से ज्यादा, जो जो त्रिखंड का सिद्धांत वो जनरल से ज्यादा और विशिष्ट से कम, ऐसे हो जाएगा। बहुखंड का सिद्धांत मल्टीफैक्टर अथवा बहुकारक का सिद्धांत क्या हो जाएगा, तो इसका प्रतिपादक कौन है, कैली और थर्स्टन ने। कैली और थर्स्टन ने अपनी किताब क्रॉस रोड इन द माइंड ऑफ मैन में, इसमें बुद्धि को 9 खंडों में समूह में बताया गया था। सामाजिक योग्यता, देखिए बुद्धि को 9 खंडों में बताया, तो सामाजिक योग्यता, वाचिक योग्यता, ये सब बुद्धि के तरीके हैं। सांख्यांक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, गामक योग्यता, ठीक है, ये देखिए शारीरिक योग्यता हो गया, यांत्रिक योग्यता हो गया, संगीतात्मक योग्यता, कुछ लोगों में संगीत का योग्यता होता है, रुचि होती है,
स्थान संबंधी विचार योग्यता, यानी कि स्पेशियल अरेंजमेंट होता है। कुछ बच्चों को क्या होता है, ज्योमेट्री ज्यादा आती है तो वो स्पेशियल अरेंजमेंट हो जाएगा। भाष मात्रा का सिद्धांत यानी कि क्वांटिटी थ्योरी किया जाएगा। थार्नडाइक ने प्रतिपादित किया। थार्नडाइक का मत है कि दिमाग का गुण तंत्रिका तंत्र, अगर आपके माइंड में जितने न्यूरॉन्स होंगे और न्यूरॉन्स जितना ही हेल्दी होगा आप उतना ही दिमागदार होंगे। न्यूरॉन्स मतलब स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करता है और बुद्धि उतनी ही अच्छी होती है जितना मस्तिष्क का स्नायु मंडल संबंध होते हैं। मानसिक क्रियाओं का आधार यही संभव है। इस प्रकार बुद्धि हमने देख लीजिए यहीं पे सारा कंप्लीट कर लिया। इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियोस के लिए फॉलो कर लेंगे। देखिए बुद्धि के प्रकार क्या हो जाएगा, तो थार्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताया है। एक अमूर्त बुद्धि यानी कि ऑब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जैसे आप मैथ को सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, जैसे दो चार लोगों में उठना बैठना बोलना, लोगों को बैठ करके समझाना, ये सब सामाजिक बुद्धि। गामक या यांत्रिक बुद्धि, जैसे मशीन बना लेना, मैकेनिक का काम कर लेना, ये गामक या यांत्रिक बुद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर ने, हेगार्टी ने, थार्नडाइक ने, हल ने। तो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, आप लोग बताएंगे? तो स्किनर ने किया है। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत क्या है, किसने प्रतिपादित किया है? तो स्किनर ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, और इस क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहते हैं। और देखिए इसको हम लोग और एक अलग नाम से भी कहते हैं क्रिया प्रसूत को, इसको कहते हैं नैमित्तिक, क्या कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन, इसको कहते हैं नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, और एक होता है सक्रिय, इसका अन्य नाम है सक्रिय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं चाहे तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। बीएफ स्किनर द्वारा दिया गया था। अब देखिए, सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थियोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। बीएफ स्किनर कहाँ के थे, अमेरिकी वैज्ञानिक जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। 1938 में इन्होंने इस थ्योरी को दिया था, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को। इसका अन्य नाम क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत नाम है, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत है। देखिए आपको ये सब इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसमें से 100% क्वेश्चन आते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था, स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया था। तो याद रखेंगे, स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था, चूहों पे, कबूतरों पे प्रयोग किया था। और बताया कि प्राणियों में 2 प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं। पहला अनुक्रिया सिद्धांत, जैसे आपको भूख लगा है या आप इमली को देख करके आपके मुंह में क्या होता है, पानी आता है, तो ये देखिए क्या है, अनुक्रिया देखते हैं, आप रिस्पॉन्स करते हैं। सक्रिय सिद्धांत या ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो इसको क्या कहेंगे, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत भी कह सकते हैं। देखिए स्किनर का ये जो चूहा, देखिए चूहा है, यहाँ पे पर्दा लगा है, निकास है, यहाँ पे निकलने का रास्ता है, भोजन है, तस्तरी में रखा हुआ है, लीवर है, खोलने वाला, बाहर से प्रकाश दिया जा रहा है। तो ये स्किनर का ये चूहा वाला प्रयोग है और ये कबूतर वाला है। ठीक है, कबूतर क्या है, एक बटन रहता है, इसको दबाती है और भोजन की नली होती है, उसमें भोजन जब जब बटन दबाती है इसमें उसका चारा चला जाता है, भोजन का निकलना, भोजन के बर्तन, खिड़की, ठीक है, फलक, बटन, ये सब उसके एक्सपेरिमेंट्स के प्रयोग हो जाएंगे। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, जानवर मनुष्यों से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोहलर अपने प्रयोग से क्या सिद्ध करना चाहते थे, 10वां क्वेश्चन। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि समग्र परिस्थिति का क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था और बताया था कि अधिगम करना समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। इसका अर्थ आप लोग समझ रहे हैं, मतलब
समग्र यानी कि आपने जो कुछ भी क्लास 1 से लेकर के 10th तक 12th तक या ग्रेजुएशन तक सीखा है, तो लास्ट में आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। जैसे आपने जो बीटीसी या डीएलएड किया है, ठीक है, बीटीसी या डीएलएड किया है, तो इसका आपने जो ट्रेनिंग में सीखा है, तो जिसने आपने समग्र परिस्थितियों को सीखा है, जैसे वाइवा हुआ आपका, चाहे एग्ज़ाम्स में आपके जाना हुआ, या क्या बोलते हैं इंटर्नशिप पे जाना, तो ये सब समग्र परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी कर रहे हैं। और जब इन सारी चीज़ों को याद कर लेंगे तो एक बार जा करके आप यूपी टेट या सी टेट में क्वालिफाई करके आप लोग क्या करेंगे, अपना ज्ञान का परिस्थिति का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करेंगे। वही क्या प्रत्यक्षीकरण है। तो कोहलर ने ये बात बताया था अपने एक्सपेरिमेंट में। तो कोहलर को क्या कहते हैं, गेस्टाल्टवाद कहते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। तो कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और इसके अन्य नाम क्या है, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत या समग्रता या पूर्वाकार अधिगम सिद्धांत। इसका इसने जो चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान, सुल्तान चिंपैंजी पर। तो कोहलर का देखिए चिंपैंजी है एक्सपेरिमेंट। तो एकदम से समस्या का हल मिलना इस सिद्धांत की विशेषता है। कोहलर का विशेषता जो है चिंपैंजी वाला सूझ अंतर्दृष्टि का एक्सपेरिमेंट, कि एकदम से इस समस्या को हल देने का प्रयास करते हैं। शैक्षिक निहितार्थ क्या है कि एकदम से हल मिलेगा, तो इस एक्सपेरिमेंट से बच्चों का जो पाठ्यक्रम का निर्माण होगा पूर्णतः अंशतम प्रति शिक्षक सूत्र इसी सिद्धांत पर आधारित है। किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया, ब्लूम, किलपैट्रिक, हर्बर्ट, जॉन डेवी। ठीक है, तो पाठ्य योजना आप जानते हैं, लेसन प्लान आपने इंटर्नशिप पे बनाया होगा, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ऐसे आपने बनाया बनाया होगा पाठ्य योजना। यहाँ पे आपका डेट था, यहाँ पे कालांश था, विषय था, समय था, ये सब आपने बनाया था। और बच्चों को पाठ्य योजना निर्माण में पंचपद प्रणाली किसने, तो हर्बर्ट का पंचपदीय प्रणाली। यानी कि जब आप लेसन प्लान बनाएंगे तो क्या ध्यान देंगे, तो पाठ्य योजना निर्माण में पंचपदीय प्रणाली के प्रणेता हर्बर्ट थे। ठीक है, हर्बर्ट की पंचपदीय विधि या प्रणाली के चरण क्या हो जाएगा, प्रस्तावना। इसके प्रस्तावना है पहला, इन पांचों चरण में पहला चरण हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। प्रस्तावना क्या है, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान का अध्ययन। जैसे बच्चे को गुणा भाग आता है तो उसके बेसिस पे आप उसको क्या बोर्ड मास समझाएं, तो ये आपका पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ दिए। अब प्रस्तुत क्या करेंगे, तो जो उसको नवीन ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं, आप बोर्ड मास समझा रहे हैं, उसको शिक्षण सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं, वो क्या है, प्रस्तुतिकरण है। तुलना करना, पूर्व ज्ञान जैसे गुणा भाग से क्या किए हैं, आप उसको बोर्ड मास से समझाए हैं कि देखो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, उदाहरण के द्वारा। तो यही आपका तुलना होगा। नियमीकरण क्या है, आपने बताया कि सबसे पहले ब्रैकेट को खोलते हैं, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो ये उदाहरण से आपने नियम की तरफ जाने का प्रयास किया है, नियमीकरण है। प्रयोग क्या है, नियम का प्रयोग करना, तो बोर्ड मास का ये। तो हर्बर्ट का पंचपदी प्रणाली यही एकदम सिंपल है, आपको याद रखना है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण, प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा की है। स्प्रॉन्जर ने, कैनन ने, जुंग ने, क्रेस्मर ने। तो परिस्थितियों के आधार पर किसने विभिन्न व्यक्तित्व की चर्चा की है, 12 का उत्तर बताएंगे, तो कैनन ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए जो जो कैनन है, ये जो आपने डीएलएड में पढ़ा होगा, पर्सनालिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्सोना। जो पर्सोना का मतलब क्या होता है, मुखौटा या नकाब होता है, मतलब व्यक्ति का बाहरी अध्ययन करना ही एक तरीके से पर्सनालिटी माना जाता है। तो कैनन ने बताया था, तो डब्ल्यू व्यू कैनन ने इसको प्रतिपादित किया था। इसमें यह बताया गया था कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो ग्रंथि होता है, जैसे आपके शरीर में होता है ना, एक होता है थायराइड ग्रंथि, ठीक है, एक होता है थायराइड ग्रंथि, और एक होता है क्या आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एक क्या होता है आपका एड्रीनल। जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको पता होगा। तो जो हमारा व्यक्तित्व है इन्हीं पर निर्भर करता है एक तरीके से। तो जो व्यक्ति क्या होता है, थायराइड ग्रंथि, जिस व्यक्ति के अंदर थायराइड हार्मोन्स का ज़्यादा स्राव होता है, उस व्यक्ति के अंदर क्या होता है, उस व्यक्ति के अंदर जो होता है थायराइड ग्रंथि जिसके अंदर होता है ज़्यादा विकास, वो व्यक्ति क्या होता है, मंद बुद्धि का होता है, ऐसा मानना कैनन का है। क्या होता है, वो मंद बुद्धि का होता है, और जो मंद बुद्धि का होता है और बौना होता है वो ऐसा व्यक्ति। और दुर्बल के साथ साथ क्या होता है, ये व्यक्ति आलसी होता है,
ऐसा कैनन का मानना है कि जिसके अंदर थायराइड हार्मोन्स का ज़्यादा स्राव होता है वो दुर्बल, बौना और हमेशा चिंता और आलसी सुस्त होते हैं। और जिसके अंदर थायराइड ग्रंथि का ज़्यादा स्राव नहीं होता वो एकदम मस्त प्रसन्नचित्त रहते हैं। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसके अंदर ज़्यादा विकास हो जाता है वो क्या होता है, वो व्यक्ति जिसके अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड माइंड्स में होता है, दिमाग के पास, दिमाग में होता है, आपके मस्तिष्क में, तो इससे के श्रावण से ज़्यादा व्यक्ति क्या होता है, लंबा हो जाता है, लंबा हो जाता है और कम स्रावित होने पर इसके बौना हो जाता है। एड्रीनल क्या होता है, तो एड्रीनल से व्यक्ति क्या होता है, अधिक स्रावित होने पर व्यक्ति झाड़ालू हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके कैनन ने। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन चौथा दिया क्रेस्मर, तो क्रेस्मर ने शरीर रचना के आधार पर बताया था। ठीक है, इसने गोलाकार इसके व्यक्ति के आधार पे व्यक्तित्व का वर्णन किया था। आपने सब डीएलएड में पढ़ा है, वही पूछा जाता है टेट में, एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। देखिए ये सब 2021 के यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऐसे आपके सैंपल क्वेश्चंस आपको देखना चाहिए। तो क्रो और क्रो का, डिहान का, ड्रेवल का, क्रोल एवं ब्रूस का। तो सृजनात्मकता मतलब जो नवीन चीज़ों को सीखने का, जिससे क्या मानव संसार को हानि ना पहुंचाए। सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी क्या है, मौलिक परिणाम। जो भी आप कुछ चीज़ों को जो कभी हुआ नहीं है, मौलिक मतलब जो पहली बार हो रहा है, उसको अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, दिमाग से सोच करके एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये किसका कथन है, तो क्रो और क्रो का है ये। ऑप्शन नंबर ब ए सही हो जाएगा, क्रो एवं क्रो का। 14वां देखिए, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात यानी कि इनेट क्षमता यानी कि कैपेसिटी के फलस्वरूप। तो बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है, तो बताएंगे भाषा का विकास बच्चों में कैसे होता है, अनुकरण एवं प्रबलन के। तो स्किनर का माना था बच्चों का विकास भाषा का अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। तो ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, यानी कि बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं भाषा। जैसे बच्चों को आप लोग कहते हैं कि बच्चों को डांस कराया या सॉन्ग के माध्यम से। प्रॉब्लम मतलब उनको री इन्फोर्समेंट देना, यानी कि बच्चों को क्या करना, मोटिवेट करना और उनको जरूरत पड़ने पर उनको सहायता देना, ये री इन्फोर्समेंट कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15वां, मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, बेसिक या फंडामेंटल इंस्टिंक्ट, यानी कि आपकी जो अस्तित्व है वो कैसे है, तो इन्हीं 14 की वजह से है। तो 14 प्रकार से वर्गीकृत किया था किसने, वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने, मैकडूगल ने या ड्रेवर ने। तो ये भी आपने डीएलएड में पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। तो मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार से किसने, तो मैकडूगल ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। देखिए हम लोग देख लेते हैं, किसी दूसरी वस्तु की एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। अवधान का मतलब क्या होता है, अटेंशन। अटेंशन मतलब समझ गए होंगे आप, इसका इंग्लिश नाम बताने से ही अटेंशन देना। मैकडूगल ने कहा है, मन ने, रॉस ने, डम्बिल ने। ये किसका कथन है बताएंगे, तो किसी दूसरी वस्तु की एक ही वस्तु पर चेतना है, आपके आज जो क्या है दिमाग है उसको एक ही जगह फोकस कर लीजिए, वही क्या है, अटेंशन है। अपने दिमाग को एक ही जगह जो चेतना है उसको लगा दीजिए, वही अटेंशन है। ये कथन किसका है, तो डम्बिल का है। ऑप्शन नंबर डी, ड से डम्बिल और डी से ऑप्शन डी। 17वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसका नाम सुजान शास्त्र के पिता, हेरेडिटरी प्रॉपर्टी, यानी कि सुजान शास्त्र का मतलब क्या जाएगा, यानी कि लोगों में जो सुजान शास्त्र यानी कि जो हेरिडिटी होता है, आनुवांशिकता होता है, उससे जुड़ा हुआ है। जैसे वुड्सवर्थ हुआ, रॉस, गाल्टन, क्रो एवं क्रो। बताएंगे किसने ये कथन कहा है। सत्रह का उत्तर क्या होगा, तो चलिए हम बताते हैं, ये आपका हो जाएगा गाल्टन। क्या हो जाएगा, गाल्टन। तो गाल्टन ने बताया था, सुजान शास्त्र के पिता इनको कहा जाता है, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ थ्योरी इन्होंने दिया था। और इन्होंने बताया था, जो फ्रांसिस गाल्टन है ये 1883 में बताया था इसको, और इसको हेरिडिटरी प्रॉपर्टी पर
1883 में क्या हुआ था, सबसे पहले सुजनिकी शब्द का प्रयोग किए थे इन्होंने, सुजनिकी। इसमें आनुवांशिक गुणों का सुधार किया जाता है, ठीक है, ये हेरिडिटी प्रॉपर्टी है, आनुवांशिक गुणों का सुधार करने का टेक्निक है। 12 साल से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो जलोटा साहब ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है बताएंगे? चित्रांकन परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण बताएंगे कौन सा परीक्षण किया है? सेना का अल्फा परीक्षण, सामान्य मानसिक पात्रता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो बुद्धि वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो साधारण जो मानसिक पात्रता परीक्षण के बारे में इन्होंने, एस जलोटा जी ने साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण का प्रतिपादित किया था, बुद्धि का टेस्ट है। बुद्धि के द्विकारक यानी कि टू फैक्टर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ईस्टर्न ने, वर्नन ने, स्पीयरमैन ने, थार्नडाइक ने। तो किसने किया था बुद्धि का द्विकारक का सिद्धांत? स्पीयरमैन ने क्या किया था? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसको जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि जी फैक्टर और एस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? व्यक्तित्व का सिद्धांत, रुचि का मूलधन, मूलभूत सिद्धांत, या सीखने का सिद्धांत, या मूल्यांकन का सिद्धांत? तो कोहलर का क्या है? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो सीखने से रिलेटेड है, तो ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, सीखने का सिद्धांत। ठीक है, कोहलर का हमने अभी आपको पता है चिंपैंजी सुल्तान नामक बंदर पर प्रयोग किया था। इनको गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं, कोहलर को क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवादी। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत इन्होंने दिया था, या इसको अंतर्दृष्टि शिक्षण भी कहते हैं, यानी कि कोहलर का जो सिद्धांत है वो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है कितना? 16, 18, 17, 14। देखिए मैकडूगल का ये फोटो है, ये देख रहे हैं कि आप लोग यूपी टेट निकालिए, जल्दी से नौकरी पाइए। ये देखिए कितना ध्यान से देख रहे हैं। तो मैकडूगल ने अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितनी हैं? तो 14 मूल प्रवृत्तियों को इन्होंने बताया कि हर व्यक्ति में क्या होती हैं? संवेग उत्पन्न होती हैं, उसी क्रिया को हम लोग मूल प्रवृत्ति कहते हैं। 14 बताया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। पहला आपका हो जाएगा पलायन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका युयुत्सा, युयुत्सा मतलब गुस्सा, क्रोध। उसके बाद हो जाएगा निवृत्ति, निवृत्ति का मतलब घृणा। जिज्ञासा का मतलब आश्चर्य, ठीक है, जिज्ञासा हो गया। फिर आपका पुत्र कामना या शिशु रक्षा। देखिए यहाँ पे 14 जो दिया गया है। देखिए पलायन हो गया यानी कि फियर हो गया, युयुत्सा मतलब क्रोध हो गया, निवृत्ति मतलब घृणा या डिस्गस्ट, जिज्ञासा यानी कि आश्चर्य या वंडर, ये सब भाव उत्पन्न होने को ही कहते हैं मूल प्रवृत्ति। मैकडूगल के अनुसार 14 है, ठीक है। फिर हो गया आपका शरणागत को क्या कहते हैं? करुणा या दुख या डी स्ट्रेस कहते हैं। काम प्रवृत्ति या रिप्रोडक्शन या लस्ट कहते हैं। ये आपका संवेग है, ये संबंधित संवेग दिया गया है। और ये क्या दिया है? ये मूल प्रवृत्तियां हैं, ये 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। और उसका ये क्या है? इमोशंस है। उसके बाद आपका सामूहिक, उसके बाद दिया गया दीनता या आत्महीनता यानी कि सेल्फ एबेसमेंट, दीनता या आत्महीनता या आत्मगौरव। उसके बाद आत्मगौरव, सेल्फ एजर्सन, सेल्फ एजर्सन या आत्माभिमान। सामूहिकता यानी कि ग्रेगेरियसनेस, अकेलापन लोनलीनेस। भोजन का अन्वेषण यानी कि फूड सीकिंग या भूख, संग्रह करना, ठीक है, संग्रह या एक्विजिशन। रचनात्मकता कंस्ट्रक्शन या कृषि, कृति, रचना मतलब कृति, ऐसे कृति। ये सब मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाले 14 भाव हैं। हास्य का क्या हो जाएगा? मनोविनोद यानी कि आमोद प्रमोद। जैसे आमोद मतलब प्रसन्नता, तो मनोविनोद कहते हैं इसको हास्य। तो ये 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। तो अभ्यास का सिद्धांत होता है, ये किसने बताया? तो थार्नडाइक का सिद्धांत है, हमने इसके पहले देखा था थार्नडाइक का। तत्परता का सिद्धांत और प्रभाव का, ये क्या हमारा 3 मुख्य नियम है। ये हमारा क्या है? 3 क्या है? मुख्य है।
और ये जो 5 है ये हमारा क्या है, गौण है। तो थार्नडाइक के जो सीखने का सिद्धांत क्या है, 3 मुख्य है और 5 गौण है। बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम या सहचर्यात्मक का नियम, ये थार्नडाइक का नियम है। मानसिक उद्वेलन, प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी, अनुप्रयोग या एप्लीकेशन, समझ या अंडरस्टैंडिंग। तो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान, देखिए मानसिक उद्वेलन क्या है, एक शिक्षण का तकनीक है। व्यक्ति क्या करता है, खूब सोचता है, बैठ करके दिमाग खूब चलाता है, उसी को ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। मानसिक उद्वेलन का मतलब क्या हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो ठीक है दिमाग को खूब सोचना, सोच पर ही सोचना, ये क्या है, मानसिक उद्वेलन है। मानसिक उद्वेलन में व्यक्ति क्या करता है, समस्या का समाधान निकालता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। कोहलर, थार्नडाइक, पावलाव, स्किनर। तो कोहलर का तो चिंपैंजी था, स्किनर का चूहा कबूतर था, ठीक है। थार्नडाइक की बिल्ली थी, बच रहा ऑप्शन सी पावलाव। तो पावलाव का कुत्ता का एक्सपेरिमेंट है। 23 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो पावलाव ने क्या किया था, कुत्ते को भूखा रखा था और मेज से बांध दिया था, ये उसी लिए कुत्ता क्या था, एक विषय था। मौलिकता, नमनीयता, मौलिकता मतलब जो पहली बार हो, नमनीयता फ्लेक्सिबिलिटी, प्रवाह यानी कि फ्लुएंसी, निम्न में से किसके घटक हैं, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, बुद्धि। तो किसके घटक हैं, तो सृजनात्मकता, यानी कि अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने परमाणु बम बनाया था, ठीक है, तो उसे नहीं पता था कि ये इतना विध्वंसकारी होगा। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट कीजिए तो क्या हो, मौलिक हो, क्या हो, मौलिक हो, जो इसके पहले कभी किसी ने ना किया हो। नमनीयता हो, यानी कि इसमें क्या हो, लचीलापन हो, थोड़ी सी नमनीयता हो, और प्रवाह हो यानी कि फ्लुएंसी हो, तो ये सृजनात्मकता के गुण हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, युयुत्सा यानी कि गुस्सा है, चिंतन है, कल्पना है, संवेग है, मूल प्रवृत्ति है। तो युयुत्सा क्या है, तो मूल प्रवृत्ति है, मैकडूगल के अनुसार, हमने अभी जस्ट पढ़ा है। तो मैकडूगल के अनुसार क्या है, युयुत्सा क्या है, 14 प्रवृत्तियां हैं। तो मैकडूगल के अनुसार संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं जो जुड़ा हुआ है, जैसे पलायन का, देखिए यहाँ पे मूल प्रवृत्ति दिया है और यहाँ पे संबंधित संवेग दिया है। पलायन का भय हो जाएगा, युयुत्सा का हो जाएगा क्रोध, निवृत्ति का हो जाएगा घृणा, जिज्ञासा का हो जाएगा आश्चर्य, पुत्र कामना या शिशु रक्षा वात्सल्य, शरणागत का करुणा, काम प्रवृत्ति का कामुकता या लस्ट, दीनता का हो जाएगा आत्महीनता, आत्मगौरव का आत्माभिमान, सामूहिकता का हो जाएगा अकेलापन, भोजन अन्वेषण का हो जाएगा आपका, भोजन अन्वेषण का भूख हो जाएगा, संग्रह का अधिकार, रचना का कृति, हास्य का आमोद, मनोविनोद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, आर्थिक तत्व। तो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, 26 का उत्तर क्या हो जाएगा, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, यानी कि बच्चे को जहाँ रखें, जैसे कोई बच्चा यूएसए में है, कोई इंडिया में है, कोई इंग्लैंड में है, तो हर जगह के बच्चों का क्या होता है, पढ़ने लिखने का क्षमता अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो यही क्या है, बच्चों का सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, जैसे सामाजिक परिवेश जन्य तत्व जो होते हैं, यानी कि बच्चा जैसे परिवेश में रहेगा वैसे आचरण सीखेगा। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम या मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम क्या है, तो द्रुतगामी विकास का नियम। तो शारीरिक विकास क्या है, द्रुतगामी विकास, यानी कि बहुत तीव्र गति से विकास होता है शरीर का, तो ये आपका द्रुतगामी विकास हो जाएगा। शारीरिक विकास का एक रूल, जैसे बाल्यावस्था में जब बच्चे क्या होते हैं, बाल्यावस्था आप लोग खुद नोटिस किए होंगे कि जब आप बाल्यावस्था में थे तो आपकी हाइट कितनी बढ़ी थी, कितना फास्ट। तो वही कहा गया है कि द्रुतगामी यानी कि बहुत रैपिडली विकास होता है शारीरिक विकास बाल्यावस्था में।
निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का नियम, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत क्या है? ये विकास का सिद्धांत नहीं है। जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है ये क्या है? ये सीखने की प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया है। ये अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया है। इसका प्रतिपादन जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने किया था? तो पावलाव ने। किसने किया था? पावलाव ने। ठीक है, किसने किया था? पावलाव ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये किसका कथन है? डगलस हालैंड का, मेरेडिथ का, हरलाक का, गेसेल का। विकास के परिणाम स्वरूप क्या होता है? जो नई आप क्वालिटी सीखे हैं, नई विशेषताएं जो प्रकट होती हैं और नई योग्यताएं होती हैं, उसको किसने, ये कथन किसने दिया था? तो हरलाक ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हरलाक ने। लास्ट प्रश्न देखिए इस वीडियोस का, एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी, संप्राप्ति, बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस, व्यक्तित्व या पर्सनालिटी या पर्सोना, ग्रीक वर्ड फेसार मास्क। तो देखिए जो एमपीपीआई परीक्षण होता है वो किसके मापन के लिए किया जाता है? इसको कहते हैं, ये व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, शायद देखिए ये शाब्दिक त्रुटि हो सकता है, एमएमपीआई नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए ये होता है एमएमपीआई, लेकिन यहाँ पर दिया है एमपीपीआई। एमपीपीआई ये थोड़ा सा शाब्दिक त्रुटि प्रतीत होता है। ये एमएमपीआई को मानेंगे तो व्यक्तित्व होगा ऑप्शन। तो व्यक्तित्व परीक्षण के लिए एमएमपीआई होता है। इसको कहते हैं मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, ये फुल फॉर्म है एमएमपीआई का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे छापा क्या है? ये एमपीपीआई जो दिया था क्वेश्चन में। हो सकता है क्वेश्चंस गलत आए हों, आयोग ने माना है। आयोग ने किसको माना है इसमें? ये डाउट वाले सेक्शन में क्वेश्चंस जाते हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रकार से प्रश्न हम लोग खत्म हुआ हम लोग का ये क्लास। इस और वीडियोस के लिए यूपी टेट के लिए आप लोग फॉलो कर लेंगे हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।